चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसे, यानी सेट नंबर 23 है ना। अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आप एप्लीकेशन पर खोजना चाहें तो मिल सकता। अगर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके चाहें देखना 1 से कंटिन्यू लगातार 23 तक तो मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन का नाम क्या है सबको पता होगा, उम्मीद करते सबको पता होगा, स्टडी पॉइंट पटना। टेलीग्राम भी इसी नाम से है और एप्लीकेशन भी इसी नाम से। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे, 1 से लेकर 23 तक आपको कंटिन्यू मिलेगा। इसका डिस्कशन भी होगा, पीडीएफ भी होगा, ठीक है। बाकी किसी तरह का अगर क्यूरी अगर जरूरत पड़े, इंक्वायरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सीधी बात, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है इसे, जो छाती के बल चलता हो क्या कहलाता है। हिंदी का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, उड़ेगा ना। हाँ, सृजन करने की इच्छा हो, शीर्ष इच्छा। तरणी समानार्थी क्या है, तरणी का यमुना। देखिए हिंदी का क्वेश्चन लगातार आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होगा। हिंदी का आपको सोर्स बता दे रहा है। अगर आपको हिंदी पढ़ना है सच में तो दरोगा आप जानते हैं, बिहार दरोगा, बीएसएससी, ये दोनों का प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे बिहार का कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन हो, हिंदी मीडियम माने हिंदी वाला, उसका प्रीवियस खाली पढ़िए। अब 20 दिन समय बचा, 20-25 दिन बचा, क्या करिएगा आप, लगातार संधि विच्छेद समास पढ़ते, अप्रत्यय संज्ञा सर्वनाम पढ़ेंगे, समय नहीं आपके पास। आप प्रीवियस पढ़ के जाइए। आप उम्मीद करेंगे कोई भी प्रीवियस पढ़िएगा तो बिहार का हिंदी एवरेज पूछता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सब प्रीवियस है। अभी हिंदी का हम दिए प्रीवियस का ही, चाहे कहीं से उठा है प्रीवियस है। तो बिहार एसएससी में हिंदी है, बिहार दरोगा मेंस में हिंदी है, बिहार एसएससी मेंस वाला में है ना, +2 वाला में भी। तो हिंदी बिहार का कोई भी एग्जाम रहे उसका प्रीवियस पढ़ जाइए। और अगर आपको मन है, मान के चलिए कि ना हम इससे भी ज्यादा पढ़ें, तो यूट्यूब का कोई भी चैनल खोलिए जो मास्टर वीडियो बनाया हो 3 घंटा के 4 घंटा के हिंदी का, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये फरमाइश नहीं कि कौन सर के कौन चैनल, नहीं, कोई यूट्यूब पर निकालिए और मास्टर वीडियो एक बार देख लीजिए। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हर कोई बताया होगा और प्रीवियस पढ़ जाइए। माने 10 दिन आप मेहनत करिए। हिंदी से सेफ जोन कहीं नहीं है नंबर उठाने का भी। हिंदी में आप नंबर 8 में 8 सही कर सकते हैं, 7 पूछे 7 सही कर सकते हैं, एकदम श्योर रहिए आप। और हिंदी अगर गलती होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। इसलिए हिंदी प्रीवियस और मास्टर वीडियो किसी का भी देख लीजिएगा, हिंदी का काम छुटकारा मिल जाएगा। व्यू शब्द का सही संधि विच्छेद जीके जी जब मिलेगा तो बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन कहां से खोजिए। व्यू शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, डी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, डॉग। चार छूट गया। अभिषेक संधि किस विच्छेद का है, विसर्ग, डी फॉर डॉग। अल्लाह मियां की गाय का क्या अर्थ होता है, हाँ, सरल स्वभाव वाला। उल्लू बोलना नहीं कहते तुम उल्लू है वो, क्या हो जाएगा, उल्लू बोलना क्या हो जाएगा, मूर्खों जैसी बात करना। अपन अपन आंसर करावे के चक्कर में नहीं रहिए कि ये होगा, हाँ? उल्लू बोलना इसका अर्थ होता है उल्लुओं की भरमार ना, मूर्ख जैसे बात करना। आइए अगला देखिए, 27 में कौन सा समास है, 27 में कौन सा समास, भारत के अब देखिए जीएस का क्वेश्चन देखिए, ये जो लेवल क्वेश्चन है ना, पॉलिटी एकदम फुल पॉलिटी सिलेबस में दिया है। सिलेबस में पूरा कंप्लीट पॉलिटी है, पॉलिटी का कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो महान्यवादी को ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर रहता है, ठीक है। तो कार्य महान्यवादी का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति।
देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी है, और महान्यायवादी को सहायता करने के लिए 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, असिस्टेंट के तौर पर, सहयोग के तौर पर। महान्यायवादी भारत सरकार का, कहिए मंत्रिमंडल का, मोदी सरकार का वकील है। सरकार पर कोई केस होता है तो सरकार की तरफ से कौन केस लड़ता है? महान्यायवादी ही केस लड़ता है। तो महान्यायवादी हमेशा जो है कि सरकार का केस लड़ता है। क्या निजी केस भी महान्यायवादी लड़ सकता? हाँ, लेकिन सरकार के अगेंस्ट यदि विपरीत केस हो तो नहीं लड़ेगा। सरकार का विरोध केस नहीं लड़ सकता, लेकिन निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है। माने महान्यायवादी को सहायता करने के लिए जो सोलिसिटर जनरल होते हैं उन लोग भी अपने आप में दमखम वाला होते हैं, ऐसा नहीं कि लोकल रहता है। अगर मान के चलिए सीनियर कंपाउंडर है तो डॉक्टर से कम वैल्यू थोड़े होता है। डॉक्टर साहब लगभग वही मेडिसिन सजेस्ट करेंगे जो कंपाउंडर कर देगा। एक तरह से कहिए कि सीनियर कंपाउंडर हो गया जो सोलिसिटर जनरल है। अब ऐसे भी मान के चलिए ना, अगर कितना भी सोना के कचरा रहता है, बनिया के बादाम से महंगे बेचाएगा। सोना के कचरा सोना ना निकलेगा। अरे भाई 50,000 रुपये 10 ग्राम होगा तो 40,000 ग्राम बेचाएगा, लेकिन बेचाएगा। और बादाम कैसे बेचाएगा? इसीलिए बड़े के वकील रहता ही हो। तो समझना आपको, महान्यायवादी को नियुक्ति राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता। सेम उसी प्रकार से अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ राज्यपाल नियुक्त करता है अनुच्छेद 165 के तहत, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है महाधिवक्ता। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। नीतीश कुमार वाली मंत्रिमंडल का अगर सरकार पर कोई केस होगा तो केस लड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब देखिए, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता, लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा, अनुच्छेद 18 कहता है, सॉरी 88, मत का प्रयोग नहीं करेगा, अनुच्छेद 88। कोई दिक्कत? चलिए, भारत का राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? बताइए। राष्ट्रपति है, त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। कहां है उपराष्ट्रपति? सी। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है, बोलिए। अरे भाई, पकानी कोका द्वियोदशम। राष्ट्रपति का पद होगा 52। संघ कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोटा या रीति। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का योग्यता। राष्ट्रपति का दशा या वेतन भत्ता। वेतन भत्ता कहिए चाहे दशा कहिए 59। राष्ट्रपति का शपथ 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। और राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 महीना के भीतर भरना होगा 62। राष्ट्रपति की रिक्तियां को 6 माह के भीतर भरना होगा, पद खाली होता है तो, अनुच्छेद 62। यानी 52 से लेकर 62 किससे संबंधित? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से संबंधित और भी अनुच्छेद है, जैसे 72 में क्षमादान है, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, तो और भी अनुच्छेद है, लेकिन जो कंटिन्यू हो गया 52 से 62 ये आपका एग्जैक्ट है। 59 में बताया तो दशा या वेतन भत्ता। दशा माने कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया कंगाल नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन ठीक ठाक होना चाहिए, कहीं तो योग्यता हो जाएगा। नहीं, स्टेटस, ये स्टेटस कहिए ना, दशा है वेतन भत्ता कि कितना पेमेंट 5 लाख होना चाहिए महीना। हाँ, दशा नहीं होता है कि किस दशा में राष्ट्रपति होता है। हरदा माने योग्यता होता है। हरदा माने योग्यता इसमें आएगा 58 में। हरदा योग्यता हो गया 58 में। दशा का मतलब वेतन भत्ता। हाँ, दशा का मतलब वेतन भत्ता कि कितना घर वगैरह मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करके मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, वो है उसमें। ठीक है। हाँ हाँ, निर्वाचन संबंधित कोटा। कोटा का मतलब हो गया रीति, चुनाव का प्रक्रिया हो गया, कौन सा राज्य को कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पत्र दिया, उपाध्यक्ष जो तुरंत उपराष्ट्रपति सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा, इसी को उपराष्ट्रपति ना लिखे राज्यसभा का सभापति लिख सकता था, यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है राज्यसभा के सभापति को या उपराष्ट्रपति को। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नहीं है। अगर राष्ट्रपति अगर हटाना हो राष्ट्रपति को तो कैसे हटेगा? महाभियोग से। कौन अनुच्छेद में महाभियोग है? 61 में। महाभियोग कौन सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे
राज्यसभा। जिस सदन में लाना उस सदन का 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित सूचना देगा राष्ट्रपति को, और उसके बाद उसी सदन में महाभियोग शुरू होगा और 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तब फिर जाएगा अगला सदन में। अगला सदन जांच करेगा या कराएगा और 2/3 से पारित कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया इधर से भी शुरू हो सकता है, माने लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। हाँ, दोनों मेरे भाई, जो सदन में लाना है 2/3 बहुमत से पारित होगा। हाँ, दोनों के 2/3 पारित करना होगा। लाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए, 14 दिन पहले ले आए, 2/3 पारित करेगा, तब भेजेगा अगला को। अगर लोकसभा से शुरू किए हैं तो लोकसभा में इतना प्रक्रिया हुआ, राज्यसभा से शुरू करे, राज्यसभा में जाएगा पारित कर देगा। अगर राज्यसभा से शुरू करिएगा 1/4 राज्यसभा 14 दिन पहले सूचना देगा और 2/3 से पारित करेगा, तो फिर जाएगा इतना प्रक्रिया के बाद किसके पास, लोकसभा के पास, और 2/3 से लोकसभा पारित कर दिया जांच करके, खत्म। ठीक है, चलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर कैट। मुख्य न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र के अनुसार से हटाए। महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं है। आगे, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कौन से क्रम का है? 15 है ना। कहता है क्वेश्चन में आजाद भारत में जन्म लेने वाले राष्ट्रपति, अब आजाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। पहला जनजाति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना, एसटी है। आइए, रामनाथ कोविंद बिहार से थे। अगला क्वेश्चन में देखिए, जगदीप धनखड़ कहाँ है, कुछ है जगदीप धनखड़, कर पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आइए, भारत के ना कौचे है, प्रधानमंत्री हैं। हाँ, बड़ा सबके जीएस तगड़ा है जी। भारत के 23वां सेना प्रमुख, अरे अच्छा 25वां, 25वां के हिसाब से करिए ना, 25वां। 23वां पूछा है तो कर लीजिए आंसर, 23वां आंसर ठीक होगा, लेकिन 25वां कर लीजिए। अभी के हिसाब से ना 25वां बना लीजिए, करेंट के हिसाब से। कोई बात नहीं है, सही आपका है, लेकिन 25वां कर लीजिए। हम कहां करेंगे, आप गलत है, बहुत अच्छे हैं। आंसर इसका यही होगा, लेकिन 23वां नाम 25वां बना दिए, इसको ये हो गया। हाँ, अब देखिए, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति विधि द्वारा उसका इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि पटीदार से झगड़ा हुआ, भेज दिया वायुसेना, नौसेना और थल सेना को, जाओ नस्तिनाबूत मिटा के आ जाओ, नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल करेगा उस सेना का। तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, है ना। ध्यान रखना, देश का तीनों सेना के अगर प्रमुख की बात करें तो जनरल रैंक का सीडीएस होता है, और ओकरो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, यानी सुरक्षा का, सॉरी, सेना का सर्वेसर्वा है राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वेसर्वा कौन होता है, राष्ट्रपति। पहला देश का सीडीएस कौन बनाता, बिपिन रावत। हाँ, और वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान। अभी है सीडीएस वर्तमान में। अब पहला कौन था, कोई दिक्कत है? 15वें बीता का अध्यक्ष एनके सिंह कहते हैं ना, तो एनके सिंह ये वाला हो गया ना, एनके सिंह। अब 16वां बीता का अध्यक्ष ये बन गए हैं। 16वां बीता का अध्यक्ष कौन बन गए हैं, अरविंद पनगड़िया। हाँ, 16वां बीता का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, 15वां का एनके सिंह, 15वां पूछा है। 18वां लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। 17वां के कौन थे, यही थे, यानी 17वां 18वां दोनों लोकसभा का अध्यक्ष कौन, आए कुछ कहा नहीं पूछेगा, हाँ कहा नहीं पूछेगा। सत्रहवें करके पूछ दिया तो क्या दिक्कत है।
और राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, अरे पूछेगा ना कि मंत्री उत्तरदायी होता है, राज्य में राज्य मंत्री उत्तरदायी होता है, तो करना राज्यपाल के प्रति है। लेकिन राज्य मंत्री परिषद कोई एगो है, राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति, यानी व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होता है, कह सकते हैं आप व्यक्तिगत रूप से। ठीक उसी प्रकार से संघ मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, अगर व्यक्तिगत कहे राष्ट्रपति के प्रति, अब व्यक्तिगत ना कहे मंत्री परिषद कहे तो समझिए रहे कि अकेले कोई नहीं है। मंत्री परिषद माने कोई अकेले है, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 के 3 कहता है, हमको पता है कि कितना मंत्री बन सकता है, आपको क्वेश्चन याद है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि सर के पता है कि ना पता। देखिए यहाँ 15%, ठीक है, लोकसभा के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता, और विधानसभा के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन 12 से कम भी नहीं बन सकता। 15% से अधिक नहीं और 12 संख्या में कम नहीं। आइए, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार के किस कंपनी, देखिएगा सिलेबस में बिहार दिया, बिहार ज्योग्राफी, बिहार कुछ कुछ दिया है ना, अभी क्वेश्चन पहले ही सेट किया हुआ है बिहार के। देखिए, बिहार ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा जरूर। कहीं कहां से पढ़ेंगे सर? हम सेट करवा देंगे लगभग 25-30 को अभी से, ओकरा में बिहार के 5-5 क्वेश्चन रख के करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो करवा ही नहीं रहे हैं। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए हमेशा कहीं पुल सड़क निर्माण का है, आप करवा रहे हैं तो पुले नहीं गिर रहा है ज्यादा, हाँ, इसीलिए क्वेश्चन को रखा गया है। क्या करेंगे? D4 और तांतिया कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिए, पुल पुलिया ज्यादा गिर रहा है, इसीलिए कोई बात नहीं, कुछ भी रहे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब पहले एगो आदमियों था जो हमेशा पुल पुल गिरते रहता था तो वीडियो बनाते रहता था, अब तो वो चल गया सरकार में चल गया, तब कैसे होगा? जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? डिस्कशन करवा रहे हैं ना, तो इसीलिए डिस्कशन करवा रहे हैं। अब देखिए, जूट में अग्रणी राज्य कौन है? अरे गधा, बंगाल। और जूट में अग्रणी देश कौन है? भारत। गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को, है ना? हाँ, राज्य में बंगाल और देश में भारत। बांग्लादेश पहले था, अब है भारत। हाँ, जूटे में, इसीलिए नहीं करवाना पड़ रहा है। आइए ना, पूर्णिया के बाद कटिहार, पूर्णिया कर लीजिए, कोई बात नहीं, पूर्णिया कर लीजिए। 1857 में विद्रोह, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहे तब हो, और अमर सिंह कहे तब हो, ओकर भाई थे बाबू कुंवर सिंह। बस बस एकदम देखिए, जहां ढलान रहता है ना, वहां ब्रेक और स्लेटर दोनों ले रहिए। मैंने स्लेटरो कम कर दीजिए, ब्रेको लीजिए, मतलब से हल्का क्वेश्चन मिलेगा तो उड़ने लगेगा। अब ना तो उससे स्लेटरो नहीं बढ़ाना है, ब्रेको लेके रखना है। देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन किया? पीर अली। याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये वाला ना पूछेगा, पूछेगा पीर अली वाला। किताब बेचे वाला आदमी थे ना, हाँ, पीर अली पुस्तक विक्रेता व्यक्ति, पटना बिहार, 1857 नेतृत्व किया। अगर क्वेश्चन पूछे बिहार से कौन, तो कुंवर सिंह। आरा से कौन? कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के अलावा इसमें कौन योगदान दिया? तो अमर सिंह। कुंवर सिंह को हाथ में गोली लग गया था, तो उसके बाद हाथ काट के पॉइजन फलने के चलते फेंक दिए गंगा जी में, और उसके बाद जाहिर सी बात है घायल हो गए तो मृत्यु हो गए, तो अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था, है ना? उसी समय लेखक कहा था कि 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो कुंवर सिंह 80 साल बुढ़ापा में, जिस समय आदमी के कब्र में पैर जाने लगता, उस समय लड़े हैं युद्ध, देख लीजिए, है ना?
तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या? आरा जगदीशपुर। हाँ, बिहार है ना। शुरुआत पटना से हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। पीर अली। साल के टीका या एकरे कहते हैं पोलियो टीका। देखिए, पोलियो का टीका खोजा है जोनाल सॉक, इसीलिए इसका टीका का नाम है रख दिया साहब टीका। तो कौन किसे संबंधित? तो पोलियो से। खोज कौन किया? तो जोनाल सॉक। मैटर फंसेगा, कहेगा कि पोलियो ड्रॉप का खोज कौन किया है। अगर पोलियो ड्रॉप की बात करें, पोलियो ड्रॉप का खोज सेबिन, एल्बर्ट सेबिन है। एल्बर्ट सेबिन, पोलियो जो 2 बूंद जिंदगी के लिए, एल्बर्ट सेबिन खोजा है ना। अब देखिए, कहने का मतलब टाइफाइड का टीका क्या है? तो टीएबी टाइफाइड का टीका है। मलेरिया के क्या है? तो फिलोक्विनोन दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए, ठीक होगा। मोनोसोप भी दीजिए, मोनोसेप नहीं एंटीबायोटिक है, वे लोग दे के ठीक करता। टिटनस का क्या है? टिटवेट दे दीजिए। टिटवेट टिटनस का ना है। आइए, पोलियो वायरस होता है ना। आइए, बिहार में लगभग कितना क्षेत्र पर कृषि कार्य है? अब देखिए, 60% बिहार में, भारत में 58%। एरिया नहीं समझना है कैसे। 58% हम क्या भारत में लिखे हैं? तो 58% लोग कृषि और कृषि कार्य से जुड़े क्षेत्र में संलग्न है, संबंधित उसी से जुड़े हैं, है ना। और 60% क्षेत्र बिहार का कृषि क्षेत्र है। समझ में आया? आइए आगे। भारत के महान्यवादी को हटा सकता है? आप पढ़े कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति ना, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व है? भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? और सबसे कम कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या में ज्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में कौन कौन है? अरे भाई, जनसंख्या में कम सिक्किम। आइए, जनसंख्या घनत्व तो भारत का कितना है? 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382। 1106 बिहार का। 382 माने 382 हम लिख दिए, मैंने लिख दिया। आइए आगे। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ओके, हॉकी के जादूगर कहते हैं किसको? ध्यानचंद को। 29 अगस्त को क्यों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? इन्हीं के जन्म दिवस पर, है ना, 29 अगस्त को। आगे आ जाइए। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। देखिए, शेरशाह के पिताजी हसन खां थे, और हसन खां जौनपुर यूपी अभी जहां है वहां का क्षेत्र एरिया में मान के चलिए जमींदार थे। सॉरी, माने गवर्नर कह सकते हैं, सूबेदार कह सकते हैं, जमींदार नहीं। वहां नौकरी करते थे। आई शेरशाह बिहार सासाराम एरिया के। इनके पिताजी हसन खां 2 को विवाह किए। पहला विवाह किया तो शेरशाह, उसके बाद फिर विवाह किए। तो लगा कि पहला से उत्पन्न संतान फरीद खां है, इसको इसका सौतेली में पढ़ने लिखने नहीं देगी, दिक्कत होगा। तो हसन खां इसको लेके जौनपुर चले गए यूपी में, और वहीं पढ़ाई लिखाई करवाए। पढ़ लिख के एकदम तैयार हो गया, जवान है, एकदम मेच्योर आदमी, लेकिन नौकरी उकरी ना हो रहा है। अब हसन का कहे कि भाई जब तक अपना पैर पर खड़ा नहीं होता है तब तक ऐसा करो कि बिहार में सासाराम क्षेत्र के अंतर्गत बहार खां लोहानी है जो जमींदार हैं, उनके यहाँ कद काठी अच्छा है, बॉडीगार्ड का नौकरी कर लो, तब तक गार्डिंग करो, होगा तो देखा जाएगा। बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा। नाम है फरीद खां। और फरीद खां बहार खां लोहानी के प्रोटेक्शन में, जहां बहार खां जाई हो जाए। एक समय की बात है कि जंगल क्षेत्र में जाने लगे बहार खां लोहानी। आगे आगे बॉडीगार्ड रहता यानी फरीद खां, फिर बहार खां लोहानी, और पीछे से शेर अटैक किया बहार खां लोहानी पर, और फरीद खां आगे से तलवार ऐसा चलाया कि पीछे मर गया शेर, एक ही तलवार में खत्म। बहार खां लोहानी पलट के देखा, कहा कि अरे
ये तो शेर हम लोग के खाने आया था, अब तुम ही शेर को खा गया, इसलिए तू फरीद खां नहीं है, शेर खां है। हाँ, शेर खां का उपाधि कौन दे दिया? बाहर खां लोहानी। और जब आगे चलकर चौसा का युद्ध 1539 में जीता हुमायूं से, तो शेर खां से हो गया शेर शाह। ठीक है, और सूर्यवंश से था, इसीलिए शेरशाह सूरी कहते हैं। भारत का दूसरा अफगान वंश है सूर्यवंश, पहला था लोधी वंश। शेरशाह 1540 में राजा बन गया, 1540 से 1545 तक राज किया। मुगलिया सल्तनत शेरशाह के कब्जा में रहा, है ना। 1545 में कालिंजर का किला जीतने के क्रम में उक्का नामक अग्नि अस्त्र चला रहा था शेरशाह। उक्का अग्नि अस्त्र चला रहा था, वहां के शासक किरत सिंह पूरी तरह से हार गया था। शेरशाह सोचा कि भाई किरत सिंह हारिए गया, क्यों नहीं इसका किले तोड़ दें। किला पर चलाया उक्का अस्त्र, टकरा के किला से बगल में उसी का बारूद रखल था, उसी का बारूद पर आके गिर गया, अपना ही बारूद से ब्लास्ट हो गया। कौन? शेरशाह। और शेरशाह इस कदर था कि शेरशाह कह रहा है कि हम युद्ध जीते कि हारे, युद्ध जीते कि हारे। हॉस्पिटल में जबरदस्ती ले गया, तब वो कह रहे बताओ युद्ध जीते कि हारे। मैंने जब जाके बताया कि अब जीत गए हैं, तबे मरा शेरशाह, चल गया, टपक गया। लेकिन शेरशाह अपने काल में बहुत सारा कार्य किया। जीटी रोड का निर्माण कराया, चांदी का सिक्का ढलाया, डाक व्यवस्था शुरू कराया, शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड जिसको कहते हैं। और सासाराम में झील के बीच में शेरशाह का मकबरा है, बनवाया हालांकि स्ट्रक्चर शेरशाह, लेकिन आपको आंसर करना इस्लाम शाह। शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह छोटका बेटा है, वह उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा, वह इसका मकबरा पूरा करवाया। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम झील में आया। समझ में? शेरशाह बंगाल से पाकिस्तान बॉर्डर जाता था, कोई रास्ते में आने जाने के क्रम में कहता था कि अगर मेरे रास्ता से कोई भी गुजरे तो सुरक्षा का जिम्मा शेरशाह का, कि कोई अगर कितना भी सोना चांदी लेके जाएगा, कोई नहीं लूटपाट मचाएगा। और अगर धर्मशाला सराय अदल में रुकल है कोई, तो और नहीं, अगर उसका 5 लाख के चोरी होता है तो 5 लाख का जिम्मा हमारा, हम देंगे। सब सोना इसे ना चाहते जाता था कि कोई चोराबो नहीं करेगा। काहे? कैसे कि शेरशाह देने का गारंटी दिया है, तो अपना माने शेरशाह खजाना से देता। कहा कि जिसका एरिया में चोरी होगा वहां का दरोगा सस्पेंड हो जाएगा, दरोगा को देना पड़ेगा। माने कहेगा मैं अपन पुलिस के, कहा कि जो सूबेदार के एरिया में चोरी होगा ना, वह सूबेदार को भरपाई करना पड़ेगा। कोई चोरी न होने देगा, कोई रातियों में जागेगा, एकदम जागते रहो, हल्ला करते रहेगा, कोई नहीं चोरी होने देगा। अगर अभी कह दे कि जो एटीएम चोरी होगा वो एटीएम गार्ड को देना पड़ेगा, एटीएम गार्ड कहीं जाएगा नहीं, पानी पीने जाएगा तो दूर खड़ा करके जाएगा, रुकिए ना आ रहा है, ऐसे नहीं जाएगा। आइए, पहुंच गए आप फरीद खां, आंसर हो जाएगा एक फरीद पर। पिताजी हसन खां थे ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डेट के साथ ऑप्शन देगा, याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885। कहां? पहले बंबई नाम था, अब मुंबई। 72 को प्रतिनिधि भाग लिया, ज्यादातर वकील थे, है ना। ये होम स्थापना किए हैं। डब्ल्यूसी डोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी पहला अध्यक्षता किए। पहला यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है। पहला विभाजन 1907 में, दूसरा विभाजन 1918, मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। व्यापकगत हड़प नीति संबंधित कौन है? 1848 में लाया था और 56 तक ही रहा। अरे भाई ये 1848, 45 लिखा गया। 1848 से 1856 तक हड़प नीति रहा था। क्या हड़प नीति? डलहौजी कहा कि भारत का जो भी रियासत है जहां उसका बेटा यदि उत्तराधिकारी जवान नहीं है तो राज अंग्रेज हड़प लेगा। भारत का जो भी रियासत के राजा है, अगर उसका बेटा कोई गोद लिया हुआ बेटा है तो उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। भारत का कोई भी रियासत जहां सही ढंग से शासन संचालित नहीं हो रहा है तो कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया जाएगा।
इस योजना के तहत पहली बार हड़पा गया जो राज है वो सतारा है। कब हड़पा गया? 1848 सतारा को हड़प लिया गया। सबसे अंतिम हड़पा 56 में किसको? नागपुर को। नागपुर 1856 में अवध को भी, अवध को कुशासन के आरोप लगाकर, है ना। झांसी को 1853 में क्या हुआ? ना 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 56 एकदम नहीं, 1853 में झांसी। जब लिख दिए तो गूगल पर सर्च करके दिखाइए, इसे थोड़े मान लेंगे, दिखाइए गूगल पर सर्च करके। आइए आइए बढ़िया से देखिए, हमारा से कम 1000 बार गुजरा होगा जी, ऐसी करिएगा भारत का। अच्छा देखिए 1856 में हड़प नीति समाप्त कौन किया? कैनिंग। लाया डलहौजी, समाप्त किया है कैनिंग, याद रखिएगा। डलहौजी को रेलवे का जनक, डाक व्यवस्था का जनक, है ना, कौन? डलहौजी, याद रखिएगा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया डलहौजी, याद रहेगा। आइए भारत का पहला वायसराय बताइए कौन था? कैनिंग। कौन अधिनियम में बना? 1858। देखिए मैटर समझिए, क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए। कलायु था। कलायु को स्वर्ग सूत्र सेनानायक कहते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स, ये वारन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और भारत का, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल भी ये है, कौन? वारन हेस्टिंग्स। 1773 अधिनियम के तहत, याद करिए, 1773 अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1773 में वारन हेस्टिंग्स था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? वारन हेस्टिंग्स। जैसे कहेगा कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को नवाब कहा जाने लगे, तो भारत का अंतिम प्रधानमंत्री पहला नवाब कौन होगा? नरेंद्र मोदी। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वारन हेस्टिंग्स। ना कोई बात नहीं, छपने करेंगे, छपने करेंगे, सही है, छपने आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आहा यही था ना। देखिए हाँ, और क्या मैटर इसमें रहेगा, और क्या करना आपको, तो देखिए कहां भुलवा दिए थे। हाँ, बंगाल का गवर्नर हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कौन अधिनियम के तहत? 1833। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई बात नहीं, अपना मान लीजिए आप। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गया? विलियम बेंटिक। कौन अधिनियम से? 1833। आगे देख लीजिए, अगला क्या है, एक और कैनिंग वाला पॉइंट ना। अब 1858 अधिनियम के तहत, 1858 अधिनियम के तहत क्या? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, ठीक है। आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय हो, श्री राजगोपालाचारी। क्लियर हो गया पॉइंट, आगे आ जाइए।
टाई ब्रेकर सब फुटबॉल से भी और हॉकी से भी। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। प्रथम कहिए, कुमारगुप्त कहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी है ना। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति है कुमारगुप्त। पॉइंट क्लियर है। नालंदा विश्वविद्यालय कौन राज्य में है? बिहार में। आगे आ जाइए। एक धर्मपाल है ना, कौन विश्वविद्यालय बनवाया था? विक्रमशिला। कहा? भागलपुर। और गोपाल एगो बनवाया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कहा? बिहार शरीफ। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? गोपाल। आगे आ जाइए। गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त या भानुगुप्त? सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी? मीर कासिम। देखिए बंगाल का पहला प्रारंभिक राजधानी कहां था? ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया? मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ले गया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम ले गया। यानी क्रम राजधानी देख लिए इसे। ठीक है, मीर कासिम आंसर हो जाएगा। कि कब बंगाल का नवाब बना था? 1760 से 63 तक रहा था। ठीक है, मीर जाफर के बाद आया था और 63 में फिर मीर जाफर आ गया था इसके बाद। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसी के समय में 1756 में कालकोटरी घटना घटा था और 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा था। मीर जाफर 1757 से 60 तक रहा था नवाब और फिर बन गया 63 में। कुंवर सिंह छोड़िए। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, यहाँ कजरी लिखा है ना, तो गुजरी कहाँ है? नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, बीबी जयला गुजरी मिला, सेठ में भी मिला हो कहीं कहीं, दोनों में से एक एक रहेगा। ठीक है, और कब जन्म हुआ था? कब? 66। कहाँ? पटना सिटी। कहाँ गुरु थे? 10वां मंत्री। खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया। महिला आंचल किसका कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु का। कामायनी पुस्तक का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन लिखा है? अर्थशास्त्र इस पुस्तक का संबंध कौन क्षेत्र से है? राजनीतिक प्रशासन से है ना। इसी में इसका कंपेयर कौन पुस्तक से किया गया? अर्थशास्त्र से। द प्रिंस। द प्रिंस कौन लिखा था? हाँ, मैकियावेली। द प्रिंस का रचना कौन? मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसको? चाणक्य को। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही बात है। कौटिल्य का बचपन का नाम या मूल नाम है विष्णुगुप्त। पिताजी कुटिल थे इसीलिए कौटिल्य कौटिल्य कहने लगे इनको। विष्णुगुप्त मूल नाम है और कंपेयर कर दिया मैकियावेली से, भारत का मैकियावेली कहते हैं। ठीक है, समझने के बाद इसमें राजा का राजत्व का सिद्धांत दिए। अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य कहे हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसको साम दाम दंड भेद सब नीति आना चाहिए। अगर पड़ोसी राज ज्यादा शक्तिशाली हो रहा, मिलाना चाहिए, तो साम पहले अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट करिए कि हमारे मिल जाइए, मिल के चलिए। अगर मिल के नहीं चलना चाहता है तो दाम लगा के खरीद लीजिए, और पैसा भी नहीं है खरीदेला तो दंड दे दीजिए।
और उतना शक्तियों नहीं है कि दंड दे दे, तो फिर भेद डाल दीजिए, अपना ही लड़ करके मर जाएगा। साम दाम दंड भेद का नीति आना चाहिए राजा को। राजा का मित्र कैसा होना चाहिए, सब चर्चा की है। किसमें? अर्थशास्त्र पुस्तक में। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और गुरु भी थे। आर्यभट्ट को जान भी करते हैं, परगना से संबंध इनका काफी गहरा रहा था, जन्म हुआ था और का इनकलाब जिंदाबाद। कौन का? बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? कौन घटना के कारण हुआ था फांसी? सौंडर्स हत्याकांड। इसी को आप लाहौर षड्यंत्र कह सकते हैं। कब हत्या किए थे? 1928 में। गिरफ्तारी किस घटना से हुए थे? असेंबली में बम फेंके थे तो। 8 अप्रैल 1929 में बम पटके थे ना। बम पटके तो देखिए कि बारूद मैच कर गया, जो सौंडर्स हत्या करके भाग रहे थे वही बम वही बम, दोनों एक ही बम था। कहा कि इसका मतलब तुम्हारा ही संबंध है ना। आगे आ जाइए, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? पहले देखिए बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध में क्या हुआ था से देखिए। आप जैसा कि देखे थे कि सन 1760 में मीर कासिम को अंग्रेज नवाब बना दिया था ना। लेकिन मीर कासिम बड़ा चतुर चालाक था। मीर जाफर तो 1757 से 60 तक अंग्रेज के कठपुतली की तरह काम किया, लेकिन मीर कासिम नवाब बनते समझ गया कि अंग्रेज अपना फायदा के लिए नवाब बनाया। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री खोला और बंदूक का फैक्ट्री खोल के भारतीय सबको लाइसेंस देने लगा। लो बंदूक रख लो, तो रख लो काम आएगा। अभी भी मुंगेर में बंदूक के कोई नया चीज नहीं है ना। तो वही बंदूक का फैक्ट्री खोल के सबको लाइसेंस देने लगा। काश्तकारी अधिनियम के तहत व्यापार करने के लिए सर्टिफिकेट देने लगा, जिससे भारत का व्यापारी कहीं व्यापार करता था तो बिना टैक्स क्यों करता था। जैसे कि यूरोपीय के पास पहले से था, टैक्स यूरोप को नहीं देना पड़ता था यूरोपीय व्यापारी को, तो उन लोग ज्यादा ना प्रॉफिट कमाता था और भारतीय व्यापारी को टैक्स देना पड़ता था। इसलिए क्या कर दिया, काश्तकारी सर्टिफिकेट दे दिया कि चलो लो तुम लोग को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज समझ गया कि हमरे बिल्ली हमरे मियाओ, हम ही इसको बनाए हैं ना बाबू, हमारा ही खिलाफ जा रहा है, इसलिए ऐसा करो कि इसको हटा दो। इससे अच्छा तो पगले सही था। मीर जाफर को फिर से बना दिया 1763 में। अब 1763 में बना दिया तो मीर कासिम दोस्त रहा कि दुश्मन रहा, अंग्रेज का दुश्मन रह गया, दुश्मन हो गया। और अंग्रेज से पहले ही दुश्मनी था अवध के नवाब शुजा-उद-दौला का। शुजा-उद-दौला कह सकते हैं, अवध के नवाब था शुजा-उद-दौला, है ना, जो अंग्रेज का पहले से ही दुश्मन था। और एक अंग्रेज का दुश्मन बन गया मीर कासिम। तो मीर कासिम अंग्रेज का दुश्मन है और अंग्रेज का दुश्मन शुजा-उद-दौला है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। शुजा-उद-दौला के पास आ गया मीर कासिम। मीर कासिम कहा कि भाई हम लोग दोनों से मिल के लड़ेगा तो रॉबर्ट क्लाइव को हराना बस के बात नहीं है, अंग्रेज नहीं हारेगा, बुला लो शाह आलम द्वितीय। कहाँ के शासक? मुगलिया बादशाह। कहा कि तीनों त्रिगुट सेना बनाओ। त्रिगुट सेना तीनों बना के पूरा प्रैक्टिस किया कि रॉबर्ट क्लाइव को हरा देना है। रॉबर्ट क्लाइव को कैसे हरा देना है, जैसे आएगा कैसा युद्ध रणनीति है, क्या टेक्निक है, सब उसको जान गए हम लोग। अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया रॉबर्ट क्लाइव को हराने के लिए। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध में चुनौती दे दिया। अब बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव स्वयं ना आकर हेक्टर मुनरो को भेज दिया, है ना। तो हेक्टर मुनरो नया था इन लोग के लिए। कहा कि इसके खिलाफ तो प्रैक्टिस नहीं किए थे। त्रिगुट तीनों सेना हार गया, है ना। विराट कोहली को आउट करने के लिए पूरा प्रैक्टिस किया था लोग। आ गया सूर्य कुमार यादव, गड़बड़ा गया, 360 डिग्री मारने लगा, दिक्कत हो गया, हेक्टर मुनरो जीत गया। एक तरफ त्रिगुट है, एक तरफ हेक्टर मुनरो है।
ये जीत गया हेक्टर मुनरो, है ना। अब जीत गया तो ये अंग्रेज हेक्टर मुनरो भाई जीतल है, ये लोग के सर झुकल है, एकदम हारल है। रॉबर्ट क्लाइव आ गया, हेक्टर मुनरो। कोई कितना भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा, कप लेने तो रोहित शर्मा न जाएगा। अब विराट कोहली खूब अच्छा खेलेगा तो कप लेने जाएगा, कैप्टन न जाएगा। आ गया रॉबर्ट क्लाइव कप लेने। ये कहा कि बताओ तुम लोग के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। इन लोग कह रहा ना साल द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव कहा ना कि देखो भाई, जैसे तू दिल्ली से आया ना यहाँ युद्ध करे, अब दोबारा दिल्ली मत जाओ। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का पहला संधि किया कि 26 लाख रुपया एक साल में पैसा देंगे तुमको। अब इलाहाबाद रुको, जहां जहां तुम्हारा रियासत प्रांत है मुगलिया के, वहां से राजस्व हम वसूलेंगे। कितना वसूलेंगे हम जानते हैं, लेकिन तुमको 26 लाख रुपया देंगे, है ना। अब 26 लाख रुपया दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा वसूलेगा तबे ना, कोई घाटा का बिजनेस करता है। अच्छा, सुजाउद्दौला के कहा कि क्या तुम बहुत फड़फड़ा रहा था, तुम बीच में टांग नहीं अड़ाना। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद का दूसरा संधि सुजाउद्दौला से किया। मीर कासिम एक सेनापति बनकर रह गया, असल में संधि करे क्लाइव आ गया था। स्पष्ट हो गया बात, कोई दिक्कत किंतु परंतु न। तो हारा कौन था बताइए तो जरा, किसके बीच हुआ था बताइए ना। मीर कासिम अंग्रेज, एक तरफ दुगुआ आदमी था ना, था सालम द्वितीय और सुजाउद्दौला। वो अंग्रेज कौन था, हेक्टर मुनरो। बिहार में कितने प्रमंडल, जिला कितना, नगर पालिका नगर निगम कितना, 19, नगर पंचायत नगर पालिका 19 और नगर परिषद कितना, 54। माने छोटका है 54 और नगर पालिका बड़का है, वो है कितना, 19। हाँ, महानगर, महानगर एगो पटना। आगे माने माने कह सकते हैं कि महापौर का चुनाव जहां होता है ना, उसको नगर पालिका कहते हैं। देखिए, जहां छोटे छोटे गांव मिलके शहर बन रहा है वो नगर परिषद होता है। जहां छोटे छोटे बाजार है वो नगर पंचायत होता है। बड़ा है जिला हो गया, बड़ा बाजार हो गया, नगर पालिका कहलाता है। तो नगर पालिका है 19 गो, नगर पंचायत है 54 गो, नगर परिषद नहीं पता। ठीक है, समझ में आया। आइए, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ है, रांची में। हटिया कहाँ है, ये क्या है, तो जेसीबी बनेगा, हैवी इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र का पिंपरी में एंटीबायोटिक के कारखाना है ना। धनबाद में कोयला के लिए वो खनन अनुसंधान धनबाद है। सितारा देवी किस विद्या से, कथकली। कोई दिक्कत लग रहा है का, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 16। पटना हाई कोर्ट का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एकदम ना। पटना हाई कोर्ट का जल्दी से बताइए कौन है, ऑप्शन दे रखा होगा। सिन्हा है कोई, अनिल कुमार सिन्हा। हाँ, खाली सिन्हा। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थ महावीर मृत्यु कहाँ, पावपुरी कहाँ है, बिहार में कहाँ, कौन जिला, क्या करेंगे, नालंदा। जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली कुंडल ग्राम। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जिरमी ग्राम वैशाली में, जिरमी ग्राम वैशाली में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। बचपन के नाम वर्धमान है ना। 24वां तीर्थंकर है। प्रतीक चिन्ह क्या है, शेर, है ना। पिताजी के नाम क्या है महावीर के, सिद्धार्थ। माताजी के नाम त्रिशला। पत्नी के नाम यशोदा, दा 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 यशोदा। पुत्री के नाम अनुजा प्रियदर्शी। दामाद के नाम जामिल।
पहला जैन भिक्षुनी कौन? पहला जैन भिक्षुनी कौन? चंपा, है ना? पहला भिक्षुनी कौन? चंपा। आइए, आइए आगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ लुम्बिनी? नेपाल में है। कहाँ? कौन सा अभिलेख शिलालेख से पता चला है? हाँ, रूमी दे है। अशोक का सबसे छोटका है। इसी पे पता चला है कि जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में कहा? नेपाल में, है ना? अशोक अपने शासक के 10वें साल गया था यहाँ। कहा? वहां नेपाल, लुम्बिनी गया था। आगे आ जाइए। झारखंड कौन सा राज्य बना था? 15 नवंबर 2000। कहाँ? 28वां। 29वां राज्य कौन बना था? 2 जून 2014 तेलंगाना बना था। अब 28वें को राज्य क्यों? क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव संशासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, इसीलिए 28वें को राज्य बचा, है ना? संशासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, पहले राज्य था, इसलिए 28वें को बचा। अगला आ जाइए क्या कह रहा है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 40। और विधानसभा और राज्यसभा 16। याद रहेगा? कहेगा बिहार में संसदीय सीटों की संख्या, अगर ऑप्शन में 40 और 16 दोनों जोड़ के रहे तो संसद दोनों ना हो गया, और अगर अलग रहे तो 40। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ऊपर और क्वेश्चन है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बिंबिसार किस वंश से? हर एक वंश का संस्थापक कौन था? राजधानी कहां थी? है ना? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कब? और गांधी जी पहला सत्याग्रह का शुरुआत कब किए थे? 1906। कहा? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन, है ना? गांधी जी वापस कब आए थे अफ्रीका से? 9 जनवरी 1900। प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी। इनको चंपारण कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हुआ? हाँ, 1929, 54 साल की अवस्था में। एमन 300 रुपए भेजा था श्राद्ध काश के लिए, जो 25 साल तक केस लड़ा था, है ना? हाँ हाँ, राजकुमार शुक्ल। कोई दिक्कत? आगे देख लीजिए। 3 कठिया पर अंग्रेज को समाप्त करना पड़ा था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करता था नील के, रईती किसान से करवाता था अंग्रेज, जबरदस्ती समाप्त करवा दिया, नहीं खेती करता था, है ना? अच्छा, और क्या हुआ तेगरा में? तो आप जान रहे हैं कि कौन जान बताया था महात्मा गांधी का? कौन? बतक मियां। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916। बाकी ऐसा कुछ ना। आइए आगे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहां अपनी शाखा खोला? श्रीलंका। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ बताइए तो? 1 जुलाई 1955। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921। सार्क सबसे सदस्य नए का कौन है? कै को टोटल सदस्य है? 8। सार्क का स्थापना कब हुआ? ढाका में स्थापना हुआ था ना, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर, 8 को मेंबर भी है। 8 दिसंबर 1985। कहा मुख्यालय? नाभी काठमांडू, लेकिन स्थापना हुआ था ढाका। मुख्यालय काठमांडू। अगला जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कब स्थापना हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। शिवाजी को कैद कौन कर लिया था? कब? 1666।
1666 में आगरा के जयपुर भवन में कैद के रखा था शिवाजी, भाग निकले थे, है ना। 1665 में संधि हुआ था, शिवाजी और जय सिंह के बीच संधि हुआ था पुरंदर का, है ना। कैद किया, कोई दिक्कत। शिवाजी जय सिंह के बीच हुआ था संधि, जय सिंह होगा संधि। आइए, शिवाजी के जन्म कब हुआ था? 1627। आप बताइए 1666 में शिवाजी को कैद किया था, तो 80 में जन्म कैसे होगा? काहे बोलते भाई से? 1627 में जन्म हुआ, 1640 में विवाह हुआ, 1664 में लूटे सूरत को, है ना। 2 बार लूटे, एक बार 1664, एक बार 1664, 64 70 2 बार, और 1680 में मृत्यु हुआ। साई मानी मालकर से विवाह हुआ था। पिताजी शाहजी भोसले थे, माताजी जीजाबाई थे, है ना। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव। राजनीतिक गुरु कहेगा तब कोंडदेव, ना तो सब गुरु रामदास। आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास, राजनीतिक गुरु कहेगा तो कोंडदेव, ठीक है। 1674 में राजाभिषेक करवाए थे, कहा? श्री गंगा भट्ट राजाभिषेक करवाया था। 1674 में राजाभिषेक श्री गंगा भट्ट कराया, रायगढ़ को राजधानी बनाए थे, है ना। गोरिल्ला युद्ध नीति के जनक कौन है? शिवाजी। अष्टप्रधान कौन शुरू किए थे? शिवाजी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? शाइस्ता खान ना, एक शिवाजी अंगूठे काट लिए थे ईदे में, हाँ हाँ, तलवार चला के, सूतले में तलवार चला दिए थे। एक बार अपन अपन जरा सेट ऊपर निकाल लिए तो सबका वीडियो बना देते को। लाइव क्लास में वीडियो बना दे रहे हैं ना। सेट सब ऊपर करिए। हाँ, 100% रिजल्ट चाहिए, 100 समझे को सबके। हाँ लाइव वाले आप लोग वहीं से सेट दिखाएंगे। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करें। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? एक ही बार ना। कहाँ अधिवेशन? बेलगांव। कब? कैवा अधिवेशन? 40वां, है ना। कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक में है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? डेट के साथ बताइए। 20 जुलाई 1905। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। 19 जुलाई नहीं करना बाबू, 20 जुलाई करना। 19 जुलाई लुसेंट दिया था, हम उसको 20 जुलाई बनवाए हैं। राज्यसभा स्वदेशी आंदोलन चला था इसी के समय ना, बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड कर्जन बंटवारा किया था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 11 में। कौन किया? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय किया था ना। 1905 में कर्जन विभाजन किया था। बंगाल, जो पूर्वी बंगाल है, जो बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी बंगाल, दोनों को अलग अलग कर दिया था। कहता है कि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो स्वदेशी आंदोलन चला था, उसका नेता, जनक, ये चलाने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। राखी बांधकर राखी दिवस मनाए। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाए, है ना। वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, नारे लगाए गए, ठीक है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसी को जानते हैं। आइए आगे। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। देखिए कब बुलाएगा? तो 3 कंडीशन में। संयुक्त अधिवेशन कौन अनुच्छेद में है? 108। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। पहला कंडीशन है कि लोकसभा चाहे राज्यसभा एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन के पास भेजे, दूसरा असहमत हो जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोनों असहमत हो जाए, 2 कंडीशन हो गया। लोकसभा राज्यसभा दोनों असहमत हो गया। तीसरा एगो पारित करके भेजा दूसरा के पास, दूसरा 6 महीने से ज्यादा समय ले लिया। तो 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है।
साधारण विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, धन विधेयक में, संवैधानिक संशोधन में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। याद रखिए, दहेज के लिए बैंक में पीटा, दहेज के लिए बैंक में पीटा, दहेज प्रथा से संबंधित 1961, बैंकिंग से संबंधित 1978, एगो पोटा अधिनियम था 2002, आतंकवादी विध्वंसकारी अधिनियम था, उसी लिए 2002। तो 3 बार है ना। 78 करना आपको, एकदम नहीं। दहेज प्रथा 61, बैंकिंग से संबंधित 78, पोटा के लिए 2002। ध्यान रखिए, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता, नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, और भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति, है ना, राज्यसभा का उपसभापति। समझ में आ रहा बात। और वो भी नहीं रहेगा तो पैनल का वरिष्ठतम। सिरका में क्या होता? एसिटिक। इमली में टार्टरिक। दूध में, पेट में, कौन सा जल में घोलने विद्युत चालक नहीं करता? चीनी। बाकी सब अशुद्ध वाला करेगा ही नहीं करेगा। हैबर प्रक्रम विधि है, हम अमोनिया बनाने से हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने में इसी का इस्तेमाल होगा। डी फॉर डॉग, है ना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, डी फॉर डॉग। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन तत्व है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक? अब भूपर्पटी में सबसे अधिक? हाँ, ऑक्सीजन। ना, अब मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन। बात समझ आ रहा? आ जाइए। वह पदार्थ जो ठोस से द्रव रूप में अवस्था में कम घना, देखिए क्या कह रहा है। एक कोई पदार्थ है जो ठोस के रूप में जब रहेगा ना, तब द्रव के कम, माने द्रव से कम घनत्व में रहेगा। ऐसे देखिए, पानी देखिए, अगर बर्फ है तो बर्फ का घनत्व तो पानी से क्या होगा? पानी का घनत्व तो ज्यादा है और बर्फ का कम है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में अगर रहेगा तो द्रव अवस्था से कम घनत्व में होगा। तो ठोस में कम, बर्फ पानी में ज्यादा। बर्फ क्यों तैरता है पानी पर? घनत्व तो कम है ना। अगर आधा बोतल पानी है, बर्फ बनेगा तो पूरा बोतल भर जाएगा, है ना। तो यानी कि पहले से सटल सटल एकदम घनत्व तो ज्यादा है, अब भर गया, घनत्व तो कम हो गया। इकोलाई, अच्छा इकोलाई में फाइकोलॉजी बनाइए इसको। फाइकोलॉजी किसका है? सवाल का। माइकोलॉजी कवक का। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का। और मॉर्फोलॉजी पादप आकारिकी का अध्ययन होता है, संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट। स्पर्मोलॉजी बीज का होता है। बैक्टीरियोलॉजी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। विषाणु, विषाणु में डीएनए आरएनए तक रह गया, आगे विषाणु का विकास नहीं हुआ। जैसा कि देखिए, सबसे पहले धरती पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाया। न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, है ना। उसके बाद डीएनए आरएनए के बाद सेल, कोशिका बना, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर, शरीर से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय। विषाणु यहीं तक सिमट कर आ गया, आगे विषाणु के भी नहीं किया। तो कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा? इसलिए विषाणु। बाकी सब में भूमि चरों में तीव्रता स्तनधारी कौन है? जमीन पर चीता से ज्यादा कोई नहीं दौड़ सकता, है ना। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? देखिए, अंडाशय से 3 हार्मोन रिलीज होता है। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। ध्यान दीजिएगा ना कि मेरा वीडियो 2x करने के प्रयास नहीं करिएगा देखे के, ऐसे 2x रहता है। अंडाशय देख लिया, अंडाशय से 3 को निकलता है। एस्ट्रोजन को कहते हैं मादा प्रजनन हार्मोन या स्त्री हार्मोन, ये महिला हार्मोन।
प्रोजेस्टेरोन को मादा, सॉरी फिर से देखिए यहाँ, एस्ट्रोजन को मादा प्रजनन, नहीं मिस्टेक हो रहा था, एस्ट्रोजन को महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल प्रोसेस कंट्रोल करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। इसको मादा हार्मोन या महिला हार्मोन कहा जाता है, या स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को। प्रोजेस्टेरोन मादा प्रजनन हार्मोन कहलाता है। महिला गर्भवती होने के प्रमाण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देता है, मादा प्रजनन कहलाता है। रिलैक्सिन शिशु जन्म में मदद करता है। पुरुष के वृषण से एक एक हार्मोन निकलता है, कौन? टेस्टोस्टेरोन, या इसी को एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन। ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये को पुरुष हार्मोन कहते हैं, है ना, ये नर हार्मोन कहते हैं। क्लियर हो गया? बस, तो एक एक हो गया। बाकी एड्रेनलिन है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, फाइट एंड फ्लाइट कहलाता है। हृदय धड़कन और ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है तो निकलता है ज्यादा। इंसुलिन में जस्ता होता है, अग्नाशय पैंक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। डायबिटीज मेलेटस के लिए उत्तरदायी है, माना कमी हो जाएगा तो डायबिटीज मेलेटस नामक बीमारी हो जाएगा। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नहीं आइडिया ना, हार्मोन है या नहीं है तो छोड़िए ना। मेलानिन होता है जो त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कोई बात नहीं, नहीं जानते तो कुछ ही बताओ उसमें। थायराइड इनमें से अंतःस्रावी, देखिए वैसा ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज करता है अंतःस्रावी कहलाता है। वैसा ग्रंथि जो एंजाइम छोड़ता है, स्रावित करता है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है। अब ऐसा ग्रंथि जो हार्मोन भी और एंजाइम भी दोनों स्रावित करे वो मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। 3 प्रकार के ग्रंथि। जो नलिका होता है जिसमें, वो बहिस्रावी होता है। जिसमें नलिका नहीं होता है अंतःस्रावी होता है। समझ आ रहा बात? यहां देखिए, पाचक कोई है, ग्रंथि ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, ये प्रतिरक्षा ग्रंथि है, तंत्रिका ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि 3 है, वही है अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। सबसे बड़ी अंतःस्रावी में थायराइड है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन है? थायराइड। और सबसे छोटा कौन है? पिनियल का नहीं रहेगा ना, सबसे छोटा पिनियल का नहीं रहेगा तब प्यूस या पिट्यूटरी। ठीक है, हाँ इसीलिए कि नहीं रहता पिनियल का, कहीं नहीं देता, इसी को करेंगे, प्यूस को पिट्यूटरी को करेंगे। और बहिस्रावी में सबसे बड़ा का कौन है? यकृत है। और इसे अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित सब में सबसे बड़ा यकृत है। और दूसरा बड़ा ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है ना। सॉल्ट, वही जोनाल शॉक वाला सॉल्ट टीका, पोलियो से रिलेटेड जोनाल शॉक हो जाए। एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक देखिए तो कौन है? ये तो एंटीसेप्टिक है, माने जख्म को धोने वाला है। कैरोटेनॉइड एक को मिल ही रहा है खाली, बाकी कोई नहीं है प्रतिजैविक की तरह की बिहेव करता है। जनरली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनता किससे है? तो कवक से और जीवाणु से, है ना। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो पेनिसिलिया नामक कवक से बना था। वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी बनाने के लिए उत्प्रेरक क्या? निकेल और दोनों का। और कौन सा गैस? तो हाइड्रोजन। गैस कहेगा तब हाइड्रोजन। यूरिन का पीएच मान 6, प्रकृति क्या हो गया? 6 है तो अम्लीय है। ताजा यूरिन अम्लीय होता, धरती पर टच कर गया तो क्षारीय हो जाता। पाचन द्वारा कौन मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक। आंवला में, संतरा में, नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, इमली में, सिरका में एसिटिक, नाइट्रिक कहां? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा। आगे आगे स्वास्थ्य, स्वस्थ दृष्टि के लिए रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? हाँ, रेटिनॉल। इस संक्रमण से रक्षा भी करेगा।
यही करता है। ए अस्कॉर्बिक एसिड, अरे भाई सुनिए, यहाँ पहले समझिए क्या करा, संक्रमण से रक्षा करता है, संक्रमण हो जाएगा तो ठीक करेगा सी, ठीक है। कोरोना काल में कोरोना हो जा रहा था, ए के कमी से हो जा रहा था, ठीक कर रहा था सी, ठीक है। सी को जख्म भरने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड है ये जो किसके लिए, पायरिया भी हो जाएगा इसके कमी से, अस्कर्वी भी हो जाएगा इसके कमी से, सी के कमी से। B1 बेरी बेरी B1 के कमी से। थायमिन रासायनिक नाम है, चावल को ज्यादा धोने से, पॉलिश करने से B1 नष्ट होता है। डी कैल्सीफेरोल हार्मोन विटामिन है ना। सूर्य के प्रकाश जो पराबैंगनी है, मानव के शरीर के त्वचा में इर्गेस्टोल पराबैंगनी को डी में बदल देता है। विटामिन D3 जो है ना, कॉलीकैल्सीफेरोल, नाम है कॉलीकैल्सीफेरोल, और D2 का ओलिगोकैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। बाकी आगे आ जाइए। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, सुखंडी, सूखा रोग। कौन सा एक, TLD नहीं है, लिमिटेड कौन एक में ना, है बात है। नेट से रिलेटेड है कोई एक होगा ना, देख लिया, इसके बारे में विशेष ज्यादा जानकारी नहीं, कंप्यूटर है। NIC PCS को जोड़ता होता है क्या ये, क्या होता है NIC क्या होता है, बताइए जल्दी, NIC जल्दी बताइए क्या होता है, नहीं बताइएगा, हाँ क्या, फुल फॉर्म में बताइए ना। हाँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फुल फॉर्म पूछ सकता है। संगणक, कंप्यूटर, किसमें, ए फॉर एप्पल, DVD, वर्सेटाइल हो जाएगा, क्या हो जाता है डिजिटल वर्सेटाइल, बताइए। वर्सेटाइल भी पूछ रहा है ना, रैम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होगा। फेसबुक के संस्थापक 2004, हाँ कहाँ छूटे कोई, हो तो गया। बायोडीजल इससे बनता, पौधा कह सकते हैं, घास है ऑप्शन के हिसाब से। जेट्रोफा, करंज, रबी फसल, कटाई कब, मार्च अप्रैल। बुआई कब, रबी फसल कब बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रबी फसल में कौन होता है गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, चलिए, है ना, समझ में आ रहा ना बात। खरीफ छांट लेते हैं ना, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा खरीफ है, अरहर, उड़द, मूंग खरीफ है, सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली खरीफ है, भात बनाए, दाल बनाए, छोंक लिए, जूट कपास के कपड़ा पहने, जूट कपास खरीफ, तंबाकू गन्ना, तंबाकू नहीं खाना, गन्ना का जूस पीना है खरीफ। बुझाता नहीं, नहीं तो इससे पिछल का वीडियो जाकर देखिए, रबी हो जाएगा। मसूरी के, अरहर, उड़द, मूंग तीनों को दाल खाली होगा खरीफ, ठीक है। और सोयाबीन, सूर्यमुखी, मूंगफली तीनों को तेल होगा खरीफ। एक होता है जायद फसल, तरबूज, खरबूज, नेनुआ, झींगी, कद्दू, परवल जायद।
राई और मड़ुआ गर्मा फसल होता है। बताइए क्या करें? सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, हाँ, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, हाँ, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग। 93 का ठीक नहीं है? ए फॉर एप्पल ना, 94 का डी फॉर डॉग, 95 सी फॉर कैट, 96 4 दिवसीय हुआ है, कलाकारों को बुलाया गया, माने कला से संबंधित है, नई दिल्ली में, डी फॉर डॉग। हाल ही के किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर, अमिताभ बच्चन। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहां? अंकारा। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए, हाँ, श्रीलंका, डी फॉर डॉग। 24 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान, हरियाणा के अमन सहरावत, हरियाणा के। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई किंतु परंतु हो, ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट करिए, कमेंट्स को संज्ञान लेने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कमेंट आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच।